हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फोर्स क्या होती है। ओके, फोर्स है हमारे पास एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होती है? जिससे किसी बॉडी पे पुल हो, उसको हिट करे या फिर उसको पुश करे तो हम उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी बॉडी को अगर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो हम उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? एसआई सिस्टम में न्यूटन होते हैं और सीजीएस सिस्टम में होते हैं डाइन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो ये हमारा न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन आ गया। रिलेशनशिप पूछा जाए कि 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि F = m में हमने ये रिलेशन पढ़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और a जो है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, ये हमने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, उसके बाद इसके यूनिट्स देख लिए और न्यूटन और डाइन जो इसके 2 यूनिट्स होते हैं इसमें रिलेशन देखा और एक फॉर्मूला देखा, F = ma। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल भी गिवन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ ट्रक ऑफ 2000 kg एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनको हम लिखेंगे। मास हमारे पास 2000 kg गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो हमने फॉर्मूला यूज करना है F = ma, जिससे हमारी जो है वो फोर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। वैल्यू पुट की और जो हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल होता है। तो ये हमने 4000 न्यूटन अपना फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं, फर्स्ट है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स क्या कर सकती है? किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकती है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप भी हम फोर्स से कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर हम फोर्स लगाएं तो हम किसी भी बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अगर हम फोर्स लगाएं तो हम किसी बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक कैन है, उसको हम अगर फोर्स लगाएं तो उसकी साइज और शेप को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम 2 फोर्सेस पढ़ेंगे पहले, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? इफ द नेट effect of all the forces acting on an object is 0। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और वो क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, उसका जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो गया। अगर एक तरफ से हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा दें तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो उसको हम बैलेंस्ड फोर्स बोल देंगे। एग्जाम्पल है जैसे इन अ टग ऑफ वॉर, गेम होती है ना। ठीक है, व्हेन बोथ द टीम्स अप्लाई सिमिलर फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, रोप डज नॉट मूव आइदर साइड। अगर टग ऑफ वॉर में दोनों टीम्स जो है वो सिमिलर फोर्स लगाती हैं दोनों साइड से, तो रोप मूव नहीं करती है किसी भी साइड में। ठीक है,
तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 कहलाता है। ठीक है। सेकंड है हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गई? इफ द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, अगर सारी फोर्सेस जो भी एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पे, उसका नेट इफेक्ट 0 ना आए, तो उसको हम अनबैलेंस्ड, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, यहाँ पे होगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके। तो इसमें क्या होता है कि अगर टग ऑफ वॉर में एक टीम जो है वो जल्दी से क्या कर दे, सडनली रोप को रिलीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो दूसरी टीम पे लग जाएगी। ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, वो बैकवर्ड फॉल कर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स भी देख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट आती हैं, इसमें सबसे पहली आती है कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर आती है हमारी मस्कुलर फोर्स, फिर आती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। तो ये आ गई हमारी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच कम इन एक्शन ओनली, जो कब एक्शन में आएंगी, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, तभी ये फोर्स जो होगी वो एक्शन में आएगी। ठीक है। दीज फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब कांटेक्ट फोर्सेस ही हैं हमारी दो, जो है एक फर्स्ट मस्कुलर फोर्स और सेकंड हमारी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो मसल्स के एक्शन से फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है। बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू सम वर्क। ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो इस मस्कुलर फोर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं कुछ वर्क करने के लिए। वी यूज मस्कुलर फोर्स इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज, लाइक वॉकिंग में करते हैं, जंपिंग में करते हैं, क्लाइंबिंग में, स्ट्रेचिंग में, स्क्वीजिंग में। ठीक है। तो इस तरह से हम मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। इसके बाद है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी हमारी एक कांटेक्ट फोर्स ही है। ठीक है। इसमें क्या है, द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, जो क्या करे, जो हमेशा ही मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी को क्या करे, हमेशा अपोज करे, तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ने वाले हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं ऐसी फोर्सेस विच कम इनटू एक्शन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। नाम से ही पता चल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं भी होगा तब भी ये क्या करेंगे, फोर्सेस एक्ट कर जाएंगी। एग्जाम्पल में देखो, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स that is exerted between the poles of a magnet and electrically charged moving particle। ये ऐसी होगी फोर्स जो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है। और किसके बीच में होगी, पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में, एंड या फिर किसके बीच में होगी, जो चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में ये एक्सर्ट करती है। इसके बाद है नेक्स्ट electrostatic force, the fundamental property of matter which takes part in electric and magnetic effects is electric charge। ठीक है। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिससे वो क्या करता है, टेक पार्ट लेता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, है ना, इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। द चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, टू टाइप्स के, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट,
जो भी फोर्स ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है एक्सर्ट करेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो क्या हो सकती है, इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती है, सिंस ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडीज विद अ सर्टेन फोर्स। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे हर एक जो चीज है यूनिवर्स में वो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसी ना किसी फोर्स के साथ, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपली हम उसको ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। विच कॉजेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिस फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसकी तरफ फॉल करते हैं, अर्थ की तरफ फॉल करते हैं। ओके, तो ये हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या होती है। इफ वी स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अ सरफेस, अगर हम स्लाइड करें या फिर किसी बॉडी को ट्राई करें स्लाइड करवाने की किसी सरफेस के ऊपर, द मोशन इज रेजिस्टेड बाय अ बॉन्डिंग बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस, तो वो मोशन जो है वो स्लाइटली क्या है, रेजिस्ट किया जाता है किसके बीच में, बॉडी और सरफेस के बीच में, तो इस रेजिस्टेंस को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब फ्रिक्शन होगी वो क्या करेगी, उसको स्लाइड करने से थोड़ा रोकेगी, रेजिस्ट करेगी, है ना, उसको मूव करने से रेजिस्ट करेगी। ठीक है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, ऐसी अपोजिंग फोर्स जो कब आती है, व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे क्या करे, मूव करने की ट्राई करे, टेंड करे, but actually motion has yet not started is called static friction। लेकिन मतलब ट्राई कर रही है, टेंड कर रही है और मोशन एक्चुअली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देंगे। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब बॉडी जस्ट स्टार्ट ही करेगी स्लाइड करना किसी सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी के, तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द अदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों बॉडी के सरफेसेस पे जो कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। ओके, इसके बाद है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोलिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन है व्हेन टू बॉडीज एक्चुअली रोल ऑन ईच अदर, जब क्या करें, दो बॉडीज एक दूसरे पे रोल करें, ठीक है, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा बॉल बेयरिंग के केस में। ठीक है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जब दो बॉडीज क्या करें, एक दूसरे पे स्लाइड करें, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी डी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये लिखा है हमने कि डेंसिटी जो है वो मास और वॉल्यूम की क्या होती है, रेशियो होती है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये भी ध्यान में रखने हैं। अब इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल है, what is the volume in milliliters of an object with a mass given है 24 ग्राम and density given है 3 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो मास और डेंसिटी को हमने लिख लिया और हमें फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी को नीचे ले गए और हमने क्या किया, मास की और डेंसिटी की वैल्यूज पुट करके 8 मिलीलीटर जो है हमारा आंसर वॉल्यूम में निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड हमने क्या पढ़ना है कि द रेशियो of the density of a body to that of water at 4 degrees Celsius is known as relative density. Relative density क्या होती है, रेशो होती है density of the body किसके साथ, with water at 4 degrees Celsius के साथ, तो हम क्या बोल देंगे उसको, relative density। और ये क्या है, हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके, इसके बाद है हमारा प्रेशर। प्रेशर होता है the force acting perpendicularly on unit area of a surface। किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करती है उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, और प्रेशर क्या हो गया फिर, यहां से प्रेशर हो गया हमारा फोर्स पर एरिया, तो इसका फॉर्मूला F/A लिख देते हैं इसको हम, है ना। और यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है प्रेशर। अगर हमारे पास फोर्स 2 न्यूटन गिवन है और एरिया है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर एरिया, तो फोर्स की वैल्यू पुट की और एरिया की वैल्यू पुट की, तो प्रेशर आ गया 2 पास्कल। ठीक है, अब इसके बाद सम डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की जो डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं कुछ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। The handles of bags, suitcases, etc. are made broad. Handles bags के, suitcases के broad क्यों बनाए होते हैं, so that less pressure is exerted on the hand, ताकि जो है hands पे less pressure जो है वो आ सके। Buildings are provided with broad foundations। जो buildings होती हैं उनकी जो foundations होंगी वो broad क्यों बनाई जाती हैं, so that the pressure exerted on the ground becomes less। जो बिल्डिंग प्रेशर लगा रही है ग्राउंड पे वो क्या हो जाए, लेस हो जाए। ओके, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन सीमेंट और आयरन स्लीपर्स। क्यों जो है वो रेलवे ट्रैक्स को हम सीमेंट और आयरन स्लीपर्स पे रखते हैं, सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्रेन, जो ट्रेन प्रेशर एक्सर्ट करती है, कुड स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया, वो लार्जर एरिया तक फैल सके और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पिंस, नीडल्स एंड नेल्स आर प्रोवाइडेड विद शार्प पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, इनको क्यों हम शार्प पॉइंटेड एंड्स के साथ प्रोवाइड किया होता है, पिंस को, नीडल्स को या फिर नेल्स को, टू रिड्यूस द एरिया, ताकि एरिया रिड्यूस हो सके, और टू इंक्रीज द प्रेशर, और इससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सके। Cutting tools have sharp edges to reduce the area। ठीक है, कटिंग टूल्स जो होते हैं हमारे, उनके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, क्यों, ताकि एरिया जो है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, सो दैट विद लेसर फोर्स मोर प्रेशर कुड एक्सर्टेड, हम लेस फोर्स लगाएं और ज्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो सके। प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग। जब मैन वॉक करता है, कोई ह्यूमन बीइंग वॉक करता है, तो प्रेशर ग्राउंड पे क्या होता है, ज्यादा होता है देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग, बल्कि जब वो खड़ा होता है उससे। बिकॉज इन केस ऑफ वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया इज लेस, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो इफेक्टिव एरिया जो है वो लेस हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, प्रेशर जो है वो ग्राउंड पे ज्यादा हो जाता है। डिप्रेशन इज much more when a man stands on the cushion than when he lies down on it। ठीक है, जो ये डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है जब एक आदमी खड़ा होता है कुशन पे, बल्कि जब वो लेटा होता है उसके कंपैरिजन में। बिकॉज इन स्टैंडिंग केस एरिया इज लेसर देन इन केस ऑफ लाइंग। क्या होता है कि एरिया लेसर हो जाता है खड़े होने के केस में। The tractors have broad tires। ट्रैक्टर्स के क्या होते हैं, बहुत broad tires होते हैं, to create less pressure on the ground, ताकि जो ग्राउंड पे प्रेशर है वो लेस हो सके
so that tires do not sink into comparatively soft ground in the field। जिससे क्या है कि टायर जल्दी सिंक ना कर जाए, डूब ना जाए अगर कोई सॉफ्ट ग्राउंड होगा फील्ड में तो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स। जो भी सारे के सारे लिक्विड्स और गैसेस हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड्स जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन में है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो भी वाटर है वो किसी कंटेनर के बॉटम पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। किस पे डिपेंड करेगा, उसके हाइट पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। सम अमाउंट ऑफ गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर। अगर कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो है कंटेनर में रखी जाए, देन गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट अ फोर्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर विच प्रोड्यूसेस द एयर प्रेशर और गैस प्रेशर। जो क्या प्रोड्यूस कर देता है, एयर प्रेशर या फिर जिसको हम गैस प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपना वोयेंट फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स होती है, एन अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स होती है विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट करेगी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब इसको लिक्विड में डाला जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट। इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ कॉर्क इज हेल्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अगर एक कोक के पीस को हमने बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हेल्ड किया है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स बाय आवर थंब, अगर थंब से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, द कॉर्क इमीडिएटली राइजेस टू द सरफेस। तो कॉर्क क्या है, जल्दी से जल्दी जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट every liquid exerts an upward force on the objects immersed in it। हर एक लिक्विड जो है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है जो भी ऑब्जेक्ट उसमें हमने डाला होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड। इसमें क्या है कि फ्लोट क्यों करता है ऑब्जेक्ट और सिंक क्यों करता है किसी लिक्विड में, इससे रिलेटेड टर्म्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, इफ द बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अगर बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट जो है वो किसी लिक्विड के द्वारा लेस होगी देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट से लेस होगी तो ऑब्जेक्ट विल सिंक इन लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इफ द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट, अगर इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड। और अगर बॉइंट फोर्स जो है वो ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइज करेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने क्या पढ़ना है, द एयर इन अ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द एयर हैज वेट। एयर का वेट होता है, तो एयर क्या करती है एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर तक क्या करती है, एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, द होल एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेट। जो हमारा सारा का सारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वेट होता है, विच इन टर्न एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। सी लेवल पे जो है वो मैक्सिमम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज ड्यू टू रीजन दैट कॉलम ऑफ एयर अबव द अर्थ, क्या होता है कॉलम ऑफ एयर अबव द अर्थ इस केस में। ठीक है, आगे हम रीड करते हैं कि जो
हमने पढ़ा ना कि जो सी लेवल पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका रीजन इन्होंने हमें यहाँ पे आगे बताया है कि ये किसके कारण होता है, कि ड्यू टू द रीजन दैट द कॉलम ऑफ एयर जो होता है हमारा अवर्ब, किसके अवर्ब दिया है इन्होंने, अवर्ब, एक सेकेंड, द अर्थ इज लार्जेस्ट एट सी, क्या होता है, अवर्ब द अर्थ इज लार्जेस्ट एट सी, कॉलम ऑफ एयर जो है वो अर्थ के अबव क्या होता है, सी पे क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, तो इतना होता है मैग्नीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सी लेवल पे 101.3 किलो पास्कल, which is equal to the weight of 10 elephants on each 1 meter square area. ठीक है, as we go up from the surface of the earth, अगर surface of the earth से हम ऊपर जाएं, then the atmospheric pressure goes on decreasing. जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर चलते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इट इज बिकॉज द वेट ऑफ एयर अबव अस गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या होता है कि वेट ऑफ एयर जो होता है हमारे ऊपर वो डिक्रीज होता जाता है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टॉप ऑफ हाई माउंटेन इज मच लेस देन एट इट्स बेस। किसी माउंटेन के बेस पे कंपेयर किया जाए, ठीक है, और उसके टॉप पे कंपेयर किया जाए तो टॉप पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेस। अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, ये एक्सप्लेनेशन हमने फुल चैप्टर की कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एमसीक्यूज जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मतलब एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट है हमारा फोर्स इज ड्यू टू, ऑप्शंस रीड करते जाएंगे और आंसर्स जो है अपने बताते जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स इज ड्यू टू, फोर्स किस वजह से होती है, मोशन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से, कोलिजन की वजह से, या फिर नन ऑफ दीज। तो फोर्स होती है ड्यू टू इंटरेक्शन। ठीक है, सेकंड है हमारा द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, पास्कल, डाइन या फिर वॉट। तो हमने पढ़ा है कि सीजीएस जो यूनिट होती है फोर्स की वो हमारी होती है डाइन। ठीक है, थर्ड है हमारा 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट होता है, हमने पढ़ा ना कि 10⁵ डाइन के इक्वल होता है ना, और किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो हमने इसमें से बताने हैं कि कौन से जो है वो एग्जांपल्स हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के। ठीक है, अ टॉय कार स्टार्ट्स मूविंग व्हेन पुश्ड, शेप ऑफ डो बॉल चेंजेस व्हेन रोल्ड, फॉलिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो है वो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इनमें से कौन सी फोर्स का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारा मस्कुलर फोर्स, मसल्स इसमें यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर्स कैन चेंज इन, फोर्स कैन चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, एरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द वेयर एंड टेयर इन अ मशीन पार्ट इज ड्यू टू, वेयर एंड टेयर क्यों होता है मशीन पार्ट में, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर hinges the friction will, तो फ्रिक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज, डिक्रीज, डिसअपियर, ऑल टुगेदर, विल रिमेन अनचेंज्ड।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डिक्रीज होगा हमारा आंसर। फ्रिक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वी स्लिप ऑन मडी रोड ड्यू टू, हम स्लिप क्यों करते हैं मडी रोड पे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लैक ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन या फिर डेंसिटी। तो इसका आंसर है बी, लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि अगर पर्सन वॉक करे रफ सरफेस पे तो कौन सा करेक्ट होता है इसमें से। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the surface keeps him moving. The force which the man exerts on the floor keeps him moving. The reaction of the force which the man exerts on floor keeps him moving. ठीक है, क्या है इसमें कि पर्सन जो है वो वॉक किस पे कर रहा है, रफ सरफेस पे वॉक कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें होगा कि द फोर्स विच द मैन एक्सर्ट्स ऑन द फ्लोर कीप्स हिम मूविंग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन बाय पैडलिंग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स इज सच दैट इट एक्ट्स। तो 4 ऑप्शंस रीड करेंगे तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द रियर व्हील। ठीक है, जब बाइसाइकिल को हम पैडलिंग से मोशन में करते हैं तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स, तो जो फोर्स ग्राउंड जो है वो एक्सर्ट करता है टू व्हील्स पे वो किस तरह से होती है, ये इस क्वेश्चन में हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टू अवॉइड स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस। अगर हम आइस पे वॉक कर रहे हैं तो हमने अवॉइड करना है स्लिपिंग को, वन शुड टेक स्मॉलर स्टेप्स। तो हमें क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। बिकॉज ऑफ दी, किस वजह से लेने चाहिए, फ्रिक्शन ऑफ आइस इज लार्ज, लार्जर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल, स्मॉलर नॉर्मल रिएक्शन। तो किस वजह से लेने चाहिए, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से बताना है कि कौन सी जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, when the hammer strikes the gang of an electric bell, which of the following force is responsible for the movement of hammer। ठीक है, जब हैमर स्ट्राइक करता है गैंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल को तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट ऑफ हैमर के। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, मैग्नेटिक फोर्स अलोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स अलोन। तो इसमें होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोन। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू। तो ये रिपल्शन किस वजह से हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से या फिर आइदर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 15 का आंसर है डी, आइदर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो फोर्स अर्थ लगाती है टू पुल, है ना, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये होगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द फोर्स required to overcome dash at the instant an object start moving from dash is a measure of dash. On the other hand, the force required to keep the object moving with same speed is a measure of dash. अब हमने चूज करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में जब हम ऑप्शंस यहाँ पे फिट करने लगे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो होगा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with same speed is a measure of sliding friction. तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा,
द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो प्रेशर होता है बॉटम ऑफ लिक्विड टैंक के, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस या फिर हाइट ऑफ द लिक्विड। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है। 19th है, इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद अ ब्लंट नाइफ बिकॉज। डिफिकल्ट होता है किसी ब्लंट नाइफ के साथ थिंग्स को कट करना, क्योंकि ऑप्शंस हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइफ फॉर अ गिवन फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन bluntness. A sharp edge decreases the pressure exerted by knife for a given force. A blunt knife decreases the pressure for a given force या फिर a blunt knife decreases the area of intersection. तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। It is difficult to cut things with a blunt knife because a blunt knife decreases the pressure for a given force. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, the pressure in a liquid at a given depth below the surface, options हैं, is small in all direction, is always exerted downward, equals to total weight of liquid above the depth, depends upon the amount of liquid below the depth. तो the pressure in a liquid, जो प्रेशर होता है लिक्विड पे at a given depth below the surface, क्या होगा ये हमारा, is same in all directions। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, उसके बाद ये 20 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अभी और भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।